इस लड़की ने सोने जैसे चमकते मोतियों का एक पूरा डिब्बा खरीदा और उन्हें जोड़ने के लिए देर रात तक मेहनत की। अगले ही दिन सुबह जब वो शानदार पोशाक सबके सामने आई तो हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि उसकी बॉस एनी जो एक टॉप डिजाइनर थी वो भी हैरान रह गई। एनी ने तो इस पोशाक को अपना बताने की ठान ली, लेकिन यही तो लूसी की चाल थी। उसने इस पोशाक में अपनी बॉस को मात देने का राज छिपा रखा था। शाम को कंपनी के नए कलेक्शन की लॉन्चिंग के दौरान अचानक एक बाइक रेड कारपेट पर आधम की। धुएं के बीच से एक रहस्यमयी लड़की निकली। उसका सुनहरा काला पहनावा सबकी नजरों में चुभने लगा। सभी कैमरे उसकी ओर मुड़ गए और एनी की चमक फीकी पड़ गई। तभी लाइट्स बंद हो गईं और एक नाम इमारत की दीवार पर चमकने लगा। क्रूएला। भीड़ में हलचल मच गई और क्रूएला स्टाइल में वहां से निकल गई। ये नाम अब फैशन की दुनिया में किसी हिटमैन जैसा बन गया था। कुछ दिनों बाद लंदन के एक बड़े इवेंट में एनी की कार बाहर आते ही रुक गई। दरवाजा जाम हो चुका था। तभी क्रूएला वहां फिर से प्रकट हुई। उसने अपनी लंबी ड्रेस कार पर फैला दी जो शाही पोशाक और काले लाल गुलाबों से सजी थी। मीडिया का पूरा ध्यान उसी पर चला गया। अगले दिन हर अखबार में फैशन इंडस्ट्री की नई सनसनी क्रूएला की ही चर्चा थी। लेकिन एनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत क्रूएला के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया, मगर वो इतनी चालाक थी कि पुलिस तक को कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच क्रूएला अपने असली नाम से कंपनी में काम कर रही थी और अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही थी। एनी को अब उस पर शक होने लगा था। उसने लूसी से पूछा कि वो अपनी असली काबिलियत छुपा क्यों रही है। लूसी ने कहा कि ये सब वो अपनी फुर्सत के पलों में करती है। एनी ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारा समय, तुम्हारी डिजाइन, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरा है। लगता है मेरे पास एक और मास्टरपीस आ गया। अगले हफ्ते के फैशन शो में एनी ने वही ड्रेस पहनकर एंट्री मारी जो क्रूएला ने डिजाइन की थी। लेकिन तभी बाहर एक कचरा ट्रक आकर रुका। ट्रक का ढक्कन खुला और उसमें से कपड़ों का अंबार नीचे गिरा। उनमें से अचानक क्रूएला उठी, नए अंदाज में, एक अलग ही स्टाइल में। वो मुस्कुराई, फिर कचरा ट्रक पर चढ़ गई। जब ट्रक आगे बढ़ा तो लोगों को एहसास हुआ कि वो कपड़ों का ढेर असल में एक 15 मीटर लंबी ड्रेस थी और क्रूएला उस पर खड़ी हंस रही थी। कैमरे लगातार उसकी तस्वीरें खींच रहे थे और फैशन शो का आयोजक गुस्से में कांप रहा था। फैशन हाउस की बिक्री तेजी से गिरने लगी। अब एनी चाहती थी कि उसे जेल भिजवा दिया जाए, मगर कोई ऐसा कानून नहीं मिला जिससे उसे दोषी ठहराया जा सके। हार मानते हुए एनी ने साल की सबसे बड़ी फैशन नाइट पर दांव लगाया। उसे भरोसा था कि वो अपनी शानदार सुनहरी ड्रेस के साथ फिर से अपना रुतबा कायम कर लेगी। लेकिन क्रूएला के दिमाग में कुछ और ही था। उसने अपने साथी को फैशन हाउस में घुसने का इशारा दिया और जानबूझकर चोरी की योजना के कुछ सुराग छोड़ दिए। एनी चौकन्नी हो गई और उसने सारी ड्रेस को तिजोरी में बंद करवा दिया। लेकिन यही तो क्रूएला चाहती थी। फैशन शो के दिन जब तिजोरी खोली गई तो उसमें से अनगिनत कीड़े उड़ने लगे। सबकी आंखों में डर था। लोग इधर उधर भागने लगे। एनी की बहुमूल्य पोशाकें बर्बाद हो चुकी थी। दरअसल वो सुनहरी मोतियां असल में कीड़ों के अंडे थे जो तिजोरी के अंदर सुरक्षित माहौल में धीरे धीरे फूट गए थे। इस तरह क्रूएला ने अपनी आखिरी चाल भी खेल दी, एनी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इन पहाड़ों में 5 स्टूडेंट्स के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद प्रशासन ने 3,20,000 पुलिसकर्मियों और दर्जनों हेलीकॉप्टर्स को 5 महीने तक चलने वाली सर्च ऑपरेशन में लगा दिया। इन बच्चों को ढूंढने के लिए इनाम की राशि 42 लाख कोरियन वॉन तक पहुंच गई, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। 5 महीने की लंबी तलाशी ने इशारा कर दिया कि बच्चों के साथ कुछ बुरा हुआ है। अपने बच्चे को ढूंढने की उम्मीद में एक माँ ने लोकल तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने तांबे के सिक्के हिलाकर बताया कि बच्चे दक्षिण पूर्व दिशा में हैं। अगले दिन तांत्रिक ने टीम को उसी दिशा में ले जाना शुरू किया। रास्ते में तांत्रिक अचानक चिल्लाया और एक कचरे के ट्रक की तरफ इशारा कर बोला, बच्चे इसके अंदर हैं। माता पिता ने पूरा ट्रक पलटकर देख लिया, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। पुलिस को शक था कि अगर बच्चों का किडनैप हुआ है तो किडनैपर फोन करेगा। उन्होंने माता पिता के फोन में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई। समय बीतता गया, मीडिया का ध्यान कम होता गया, लेकिन माता पिता ने बच्चों की तलाश जारी रखी। 2 महीने बाद सच में एक बच्चे ने घर पर कॉल की। बेटे की आवाज सुनकर माता पिता की उम्मीद जागी, लेकिन इससे पहले कि वो खुश होते, एक गांव वाले ने खबर दी कि उसने 5 बच्चों को एक झील के पास देखा था। कोई सुराग मिस ना हो, इसलिए पुलिस ने झील का पानी खाली करना शुरू कर दिया, जबकि 10 गोताखोर पानी के अंदर तलाशी लेने लगे। मीडिया भी लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंच गई, लेकिन पूरी झील खाली करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। 5 साल बाद जैक नाम का एक संघर्ष कर रहा पत्रकार इस केस पर काम करता है ताकि उसे अपने करियर में पहचान मिल सके। उसने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को खंगाला और एक प्रोफेसर के बयान में अटका कि कातिल कोई ऐसा है जिसे बच्चे अच्छी तरह जानते थे। जैक ने प्रोफेसर को ढूंढ निकाला। प्रोफेसर ने बताया कि बच्चे सुबह खेलने जाते थे और शाम को लौटते थे, लेकिन जिस दिन बच्चे गायब हुए, लिटिल झांग की मां ने दोपहर में ही पुलिस को कॉल करके कहा था कि उसे लग रहा है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। इतना ही नहीं, जो मां हमेशा घर का दरवाजा खुला रखती थी, उस दिन उसने दरवाजा लॉक कर दिया था, जैसे उसे पहले से पता था कि उसका बच्चा लौट कर नहीं आएगा। सबसे अजीब बात यह थी कि बच्चों के गायब होने के 1 महीने बाद उसे एक रहस्यमयी कॉल आई। घर के बाकी लोग बोले कि ये लिटिल झांग की आवाज थी, लेकिन मां ने सिर्फ 17 सेकंड तक चुप्पी साधे रखी और फिर कॉल काट दी। उसने लोकेशन ट्रैकिंग बटन दबाने का मौका भी गंवा दिया। इन अजीब हरकतों ने प्रोफेसर को यकीन दिला दिया कि लिटिल झांग की मां कुछ छुपा रही है। जैक
जैक और प्रोफेसर लिटिल झांग के घर पहुंचे, जहां पहले ही अजीब माहौल था। माँ बर्तन धो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। कोने में आधी भरी सीमेंट की बोरी रखी थी। तभी लिटिल झांग की दादी आई और बार बार लिटिल झांग के पिता की तरफ इशारा करने लगी। जैक और प्रोफेसर ने पिता से पूछा कि उसने ट्रैकिंग बटन क्यों नहीं दबाया। वो बहाना बनाने लगा कि फोन खराब था, लेकिन उसका जवाब बहुत अजीब था। जैसे ही दोनों जाने लगे, प्रोफेसर को वॉशरूम जाना था। जैसे ही प्रोफेसर वॉशरूम गया, लिटिल झांग का पिता पास वाले कमरे में जल्दी से चला गया। वॉशरूम से बाहर आते ही प्रोफेसर को अजीब एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लिटिल झांग का पिता चुपचाप उसे घूर रहा था। प्रोफेसर ने तभी थ्योरी बनाई कि बच्चों की लाशें लिटिल झांग के घर में ही दफन है।